कुर्बानियां दी हैं, उनका यही विचार रहा था। और इसीलिए 1947 में जब देश स्वाधीन हुआ तो इन सब लोगों का उसमें योगदान है। आज हमको भारत का अखंड होना असंभव दिख रहा है, अपने जीवन काल में होते हुए नहीं दिख रहा है। तो क्या हमने अब उस दिशा में कुछ नहीं करना कि अब मेरे जीते जी तो हो ही नहीं सकता, मैं काय को झंझट में पड़ू, मैं क्यों करूं? एक ये सोच होती है, और दूसरी वो राम सिंह कुका, वासुदेव बलवंत फड़के वाली सोच होती है कि मेरे जीवन काल में नहीं होगा, आगे कभी कभी तो होगा ना। तो उसमें इन सब योगदानों का वह एक संकलित परिणाम रहेगा। तो मेरा भी कुछ न कुछ योगदान होना चाहिए, ऐसी सोच के साथ जैसे स्वाधीनता के लिए अपने महापुरुषों ने प्रयास किए, सब कष्ट सहे, जीवन बलिदान हो गया कईयों का। तो आज हमको अखंड भारत कैसे होगा मान लीजिए नहीं दिख रहा है। हालांकि अपन थोड़ा सा विचार करेंगे तो कुछ बातें ध्यान में आती है कि आज भी करने लायक कुछ बातें हैं। एकदम से उनसे भारत अखंड होगा ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन उस दिशा में एक कदम दो कदम हम चलेंगे। ऐसे अनेक पीढ़ियां जब चलेंगी तब जाकर के किसी समय यह भारत फिर से अखंड होगा, ऐसा दृढ़ विश्वास मन में रखते हुए विभाजन के विषय पर कुछ हमने सोचना, चिंतन करना, यह प्रक्रिया चलानी चाहिए। जब भारत के भी मैं एक और उदाहरण, एक दो और उदाहरण ले लेता हूं जिससे ध्यान में आ जाएगा कि कभी असंभव दिखने वाली बात संभव हो जाती है। जर्मनी का, टूटे हुए जर्मनी का फिर से जुड़ जाना, यह भी किसी से में असंभव ही दिखता था। सोवियत संघ, इतने टुकड़े उसके हो गए, कोई सोच सकता था क्या? महाशक्ति, कितने टुकड़े हो गए। तो दोनों तरह की बातें होती हैं। अपने यहां भी स्वाधीनता संग्राम के दौरान 1940 में मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव पारित किया कि जिसको कहा गया कि पाकिस्तान प्रस्ताव, हालांकि उसमें पाकिस्तान ये शब्द कहीं नहीं था, लेकिन हम अलग हैं, हम अलग कौम है, हमारे लिए अलग देश चाहिए। यह इस प्रकार का प्रस्ताव 1940 में मुस्लिम लीग ने पारित किया। उस समय स्वाधीनता संग्राम का एक अहिंसक प्रयासों का जो साझा मंच था कांग्रेस, इस नाम से मैं जानबूझ करके इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि स्वयं महात्मा गांधी जी ने भी स्वाधीनता मिलने के बाद यह कहा हुआ है, लिखा हुआ है कि यह कांग्रेस जो एक साझा मंच था जिसमें अलग अलग विचारधाराओं के लोग भी सम्मिलित थे, क्योंकि यह स्वाधीनता का प्रयास है। अब हमें स्वाधीनता मिल गई है, ये गांधी जी का कथन है, अब हमें स्वाधीनता मिल गई है तो अब कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए और विचारधाराओं के आधार पर दलों, संगठनों का निर्माण होना चाहिए। स्पष्ट रूप से कहा था, लेकिन ठीक है, उस बात को नहीं माना गया, कारण जो भी रहा। तो 1940 में जब मुस्लिम लीग का प्रस्ताव पारित हुआ तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू। बहुत तुरंत सटीक प्रतिक्रिया देना, ये उनका एक विशेषता थी नेहरू जी की। कोई भी बात उनसे पूछी जाती है तो एकदम सटीक प्रतिक्रिया उनकी, इमीडिएट, सोचने की जरूरत नहीं है। सब लोगों में ये बात नहीं होती, नेहरू जी में थी। अब ये चूंकि कांग्रेस के अध्यक्ष थे और मुस्लिम लीग ने वो पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था, क्योंकि मीडिया ने उसको पाकिस्तान प्रस्ताव पारित इसी रूप में छापा, हालांकि प्रस्ताव में कहीं पाकिस्तान नाम नहीं था। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में इनसे पत्रकारों ने पूछा कि पाकिस्तान ने विभाजन का प्रस्ताव पारित किया हुआ है, पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया हुआ है, व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन इट? तुरंत नेहरू जी का उत्तर था, दोज हु टॉक ऑफ पार्टीशन लिव इन पैराडाइज ऑफ फूल्स। स्पष्ट रूप से नेहरू जी ने कहा, जो विभाजन की बात करते हैं वे मूर्खों के स्वर्ग में रहते हैं। फैंटास्टिक नॉनसेंस, यह भी उनके शब्द प्रयोग थे पाकिस्तान निर्मित के लिए जो प्रस्ताव आया था। फैंटास्टिक नॉनसेंस, यानी उस समय भी नेहरू जी को भी लगता था, दिखता था कि भारत का विभाजन नहीं हो सकता। 7 वर्षों के अंदर विभाजन हो गया कि नहीं हुआ?
बांग्लादेश के निर्माण का कोई सोच सकता था क्या? कोई नहीं सोच सकता था। बांग्लादेश बन गया कि नहीं, पाकिस्तान से अलग हुआ कि नहीं? अभी अभी जो अनुच्छेद 370 निरस्त किया गया, तो अधिकांश लोगों का यही सोचना था कि हालांकि ये टेम्पररी प्रोविजन के रूप में अपने संविधान में है, लेकिन नाउ इट हैज बिकम परमानेंट एंड नाउ इट कैन नॉट बी रिपीट। अब इसको वापस नहीं लिया जा सकता, ये 370 हमेशा रहेगा, ऐसा अधिकांश लोग सोचते थे कि नहीं? 370 हटना असंभव है। पिछले साल वह असंभव भी संभव हो गया कि नहीं? तो ऐसी अनेक घटनाएं रहती हैं कि जो किसी समय असंभव लगती है और आगे चल करके वे घटना हो जाती है। तो आज हमको यदि लगता है कि भारत का फिर से अखंड होना असंभव है, तब भी हमने इस दिशा में कुछ सोचना और कुछ करना चाहिए। इस बात की आवश्यकता है कि नहीं है, है? और ऐसी सोच वाले लोग बिल्कुल एडमेंट होने चाहिए। अरे भारत अखंड होगा क्या? हाँ होगा। कैसे होगा? नहीं मालूम। कब होगा? नहीं मालूम। होगा क्या? होगा होगा होगा। कोई उत्तर नहीं है, किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है, लेकिन दृढ़ विश्वास यह है, श्रद्धा है कि भारत फिर से अखंड होगा, जो इजराइलियों ने किया था 60-70 पीढ़ियों तक। उस असंभव बात के लिए वे हृदय में बनाए रखे। तो क्या भारत में हम लोग इस बात को अपने हृदय में नहीं रख सकते हैं कि हाँ, और फिर उस दिशा में आज मैं जो कर सकता हूं वह मैं करूंगा, जैसे राम सिंह कूका जी ने किया, फड़के जी ने किया, जितना वो कर सकते हैं उतना किया, ठीक है, मेरे जीवन में नहीं होगा। तो आज यह असंभव दिख रहा है, इसलिए मैं इस दिशा में सोचूंगा ही नहीं, कुछ करूंगा ही नहीं। इस सोच को लोगों के मनों से, दिलों से हटाना पड़ेगा। और उसमें ये इस प्रकार के जो प्रसंग है दुनिया भर के और भारत के भी, उनका जब उल्लेख किया जाता है तब ध्यान में आता है कि हाँ भी बात तो सही है, हो सकता है। इस स्थिति में आते हैं आज लाखों लोग, इस स्थिति में है अपने देश में। अपने देश में लाखों लोग हैं जो इसी सोच के हैं कि भारत अखंड कैसे होगा नहीं मालूम, कब होगा नहीं मालूम, होगा कि नहीं होगा, होगा, डंक की चोट पे कहेंगे होगा। और आज उस दिशा में जितना करने लायक है उतना मैं करूंगा, करूंगी, ऐसी सोच वाले लाखों लोग हैं। लेकिन ऐसे सोच वाले करोड़ों लोग होने चाहिए। तो ये दायित्व इन लाखों लोगों का है, जिसमें हम आप सब शामिल हैं, आज का वक्ता भी और आज के श्रोता भी, ये भी शामिल है कि अन्य लोगों के दिलों में हाँ यह हो सकता है, और इसलिए आज इसके लिए जितना मैं कर सकता हूं मैंने करना चाहिए। ऐसी सोच अपने परिचित सर्कल में बने और बढ़े। वो अपने माध्यम से होगा, जो ये जो लाखों लोग हैं इनके माध्यम से होगा, और धीरे धीरे यह संख्या बढ़ती जा रही है, इसकी गति और बढ़ानी होगी। तो विभाजन क्यों हुआ यह यदि सोचना प्रारंभ करते हैं, थोड़ा संक्षेप में ही बात करेंगे क्योंकि समय की मर्यादा है। मैंने घड़ी सामने रखी हुई है, समय की मर्यादा है, लेकिन आज के समय पर साधारणतः कुछ संकेतात्मक बातें भी आती हैं, तो उसका थोड़ा सा वृहद अर्थ हम लोग लगा सकते हैं। आज उस प्रकार के साधन भी उपलब्ध हैं, उस प्रकार का साहित्य भी उपलब्ध है, थोड़ा जिसमें गहराई में जाना पड़ता है, उपलब्ध है। तो इस दिशा में साधारणतः मूल कारण क्या है यह यदि सोचना शुरू करते हैं, तो मूल कारण इसमें ध्यान में आता है कि राष्ट्र के संबंध में भ्रामक धारणा, ये अंग्रेजों ने जानबूझ करके यह बात फैलाई है, जानबूझ करके योजनाबद्ध रूप से उन्होंने अनेक बातें बड़ी योजनाबद्ध रूप से की हुई हैं। जैसे हमारी शिक्षा पद्धति को उन्होंने ऐसा बना दिया है, आज अब हम उसमें से निकलने के प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी जितना उसमें से बाहर निकलना चाहिए और अपने ढंग की शिक्षा पद्धति लागू होनी चाहिए उतनी नहीं है। वो अंग्रेज बहुत बड़ा कारण है उसके पीछे, मेघालय का नाम लोग लेते हैं। तो जो तंत्र की बात अपनी प्रारंभ में हुई थी वो इसी सिलसिले में। लेकिन ये सब होते हुए भी
राष्ट्र के बारे में ही भ्रामक धारणा। उन्होंने कहा कि तुम लोग एक राष्ट्र तो थे ही नहीं भाई, कितने सारे राज्य थे, तुम एक तो थे ही नहीं कभी, एक राष्ट्र कहाँ के हो गए। तो पता नहीं कैसे यह बात हमारे उस समय के स्वाधीनता संग्राम के नेतृत्व वालों को भी सही लगी। ये नहीं होना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। कारण विस्तार में नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा इसका कहीं ना कहीं हमने व्यक्तिशः कुछ अध्ययन अवश्य करना चाहिए क्लैरिटी के लिए। संक्षेप में बताना हो तो राष्ट्र और नेशन ये समानार्थी शब्द नहीं है, क्योंकि राष्ट्र की जो अवधारणा है वो भू सांस्कृतिक है और नेशन की जो अवधारणा है वो भू राजनीतिक है, जियो पॉलिटिकल, और वह है जियो कल्चर। पश्चिम में और भारत के बाहर साधारणतः सब जगह यह दूसरी भारत की जो संकल्पना है राष्ट्र के बारे में वह नहीं है, और इसलिए उन लोगों के लिए राष्ट्र और राज्य, नेशन एंड स्टेट, समानार्थी है। और इसलिए एक राष्ट्र यदि है तो राज्य भी एक ही होना चाहिए, और भारत में तो अनेक राज्य थे इसलिए भारत एक राष्ट्र नहीं था। ऐसा उन्होंने जो तर्क दिया, उस तर्क को सही सटीक उत्तर दिया जा सकता था, दुर्भाग्य से वैसा उत्तर नहीं दिया गया, बल्कि अपने उस समय के नेतृत्व के कहने में भी, बोलने में भी यह बात आ गई कि हाँ भी हम एक राष्ट्र नहीं थे। और इसीलिए एक बड़े नेता ने उस समय के जो एक पुस्तक लिखी, स्वाधीनता संग्राम का बहुत बड़ा नेतृत्व है, उन्होंने जो पुस्तक लिखी, भारत के लिए पुस्तक, भारत पर पुस्तक लिखी थी, लेकिन उसका शीर्षक दिया ए नेशन इन मेकिंग। यानी जो बात अंग्रेज